हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 20 अप्रैल और आज के वीडियो में हम 20 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो के अंत में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की एक PDF ई बुक है जो कि जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की है। इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के उसको कवर किया गया है। और करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी GK के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे यूपी के OD OP हो गए, यूपी के नृत्य हो गए, इसके अलावा भी यूपी के मेले हो गए, तो जो भी इंपॉर्टेंट GK के टॉपिक हैं उसको भी इसमें कवर किया गया है। तो इसे आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको जनवरी फरवरी मंथ की 2023 की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसे डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से संबंधित किस स्थल को शामिल किया है। तो डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित पंच तीर्थ जो स्थल हैं उनको शामिल किया गया है। उनमें से उनकी जन्मभूमि महू है, शिक्षा भूमि नागपुर, संत रविदास मंदिर वाराणसी का, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। और एक स्थल और यहाँ पे कौन सा है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चैतन्य भूमि मुंबई। ठीक है, ये चीज़ जो है अम्बेडकर से संबंधित है जिनको तीर्थ दर्शन योजना के तहत शामिल किया गया है। अगला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की गेहूं खरीद नीति के तहत गेहूं कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से। अगला है, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया। तो एप्पल ने अपना जो पहला स्टोर है वो लॉन्च किया है कहाँ पे, तो मुंबई में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है। तो इसकी जो शुरुआत है वो की है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। तो ये कौन सा बन गया है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किसान संपर्क अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। तो किसान संपर्क जो अभियान है ये शुरू किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहें तो नोट भी कर लें। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा पहला राज्य बना है जिसने ऐसा लक्ष्य रखा है कि 100% सरकारी वाहनों जो सरकारी विभाग हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन रखे जाएंगे। तो कब तक ये लक्ष्य रखा गया है, साल 2030 तक का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों यूपी में जो है इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है और ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि साल 2030 तक जो है सभी जो सरकारी विभाग हैं उसमें 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखे जाएंगे और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन सकता है। ठीक है, अगर ऐसा 2030 तक हो जाता है तो ये जो है देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहाँ पे सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। विशेष रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 14 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को अधिसूचित किया है। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि साल 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है कि राज्य के जो भी सरकारी विभाग हैं वहाँ पे जो वाहन है उनको जो है चेंज किया जाएगा और अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक वाहन रखे जाएंगे। ऐसा लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है, सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए 638 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो अभी जो है कितनी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा
8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है 638 करोड़ रुपए की। दोस्तों भारत सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन में तेजी लाने के लिए 8 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। लगभग ये जो परियोजनाएं हैं वो 638 करोड़ रुपए की हैं और इनका उद्देश्य क्या है, तो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, नदी के किनारे के विकास और नदी की सतह की सफाई में सुधार करना, यही इसका उद्देश्य है। क्योंकि स्वच्छ गंगा मिशन के तहत ये परियोजनाएं जो है मंजूरी दी गई हैं। नई स्वीकृत परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में लागू किया जाएगा। तो इसमें हमारा यूपी भी शामिल है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कि भारत सरकार ने अभी जो है स्वच्छ गंगा मिशन के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो 8 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ठीक है, लागत की अगर बात की जाए तो लगभग 638 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। और ये जो परियोजना है इसके तहत किन राज्यों को लाभ मिलेगा, तो यूपी हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, तो ये जो मेन राज्य हैं यहाँ पे इनको इससे लाभ मिलेगा। दोस्तों स्वच्छ गंगा मिशन की अगर हम बात करें कि ये जो स्वच्छ गंगा मिशन है ये कब शुरू किया गया था, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। अगस्त 2011 में जो है इसको शुरू किया गया था। तो जो स्वच्छ गंगा मिशन है ये 2011 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। लेकिन एक और है, ठीक है, गंगा से संबंधित एक कार्यक्रम है, एक मिशन है, कौन सा, नमामि गंगे कार्यक्रम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी चर्चा में। तो नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो आपका शुरू हुआ था जून 2014। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर नमामि गंगे की अगर हम बात करें तो नमामि गंगे जो कार्यक्रम है ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2014 में, जून 2014। तो यहाँ से ये दोनों ध्यान रखेंगे, स्वच्छ गंगा मिशन 2011, नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो 2014। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया है टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए। दोस्तों यूपी राज्य सरकार ने लखनऊ और हरदोई में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। टेक्सटाइल पार्क 1000 एकड़ में फैला होगा और लगभग ये 5000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। पार्क का उद्देश्य क्या है, तो कपड़ा निर्माण को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर प्रदान करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। टेक्सटाइल पार्क होता क्या है, तो टेक्सटाइल पार्क का है मतलब जो कपड़ा निर्माण का एक कंपनी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो टेक्सटाइल पार्क कपड़ा निर्माण का इसका काम होता है इस पार्क का उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य क्या है, एक तो कपड़ा निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और इसके अलावा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो जो मेन बात है आपको ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में ये टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा, तो 2 जिले हैं, लखनऊ और हरदोई। ठीक है, यहाँ पे ये टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी और इसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ समझौता किया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस देश ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, भारत। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है इसने अभी आंकड़े जारी किए और इसमें बताया गया कि भारत 1.39 अरब लोगों की कुल आबादी के साथ दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल गया है। UNFPA यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 ये शीर्षक है। ठीक है, इस नाम से इस रिपोर्ट को जारी किया गया, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। तो इसका शीर्षक 8 बिलियन लाइव्स इनफिनिट पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस है। तो इसमें यह कहा गया कि भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन है, जबकि चीन की जो जनसंख्या है वो 1425.7 मिलियन है। तो जो मेन बात है इसमें ये कि जो अब पूरी दुनिया में अगर हम बात करें कि जनसंख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो वो इंडिया हो गया, क्योंकि इससे पहले चाइना था और अभी इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि चीन पीछे हो गया है और भारत की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो किसके अनुसार, तो ध्यान रखेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार ये आंकड़े जारी किए गए हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के कुंभुम अंगूर को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है। तो ये जो कुंभुम अंगूर है ये कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु का जो कुंभुम अंगूर है इसको
भारत सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। कुंबुम अंगूर अपने विशिष्ट स्वाद, सुगंध और बनावट के लिए जाने जाते हैं और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लोकप्रिय हैं। तमिलनाडु कई अन्य उत्पादों का घर है, जिन्हें मदुरै मल्ली यानी चमेली के लिए और तंजावुर वीणा संगीत वाद्य यंत्र है, इसके लिए फेमस है। तो इन सबको भी जीआई टैग जो है दिया जा चुका है तमिलनाडु में। तो और अभी जो है कुंबुम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों कुछ दिनों से बहुत सारे उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है, ठीक है। तो कौन कौन से उत्पाद हैं उनको हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये आपको याद होगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर से संबंधित है। लकड़ी की नक्काशी या हम कहें वुड कार्विंग, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये जो है लद्दाख से संबंधित है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए वुड कार्विंग या कह दिया जाए लकड़ी की नक्काशी, तो ये लद्दाख से है। नागरी दुबराज चावल, ये कहाँ की किस्म है और इसे जीआई टैग अभी दिया गया था? तो आपको याद होगा छत्तीसगढ़ की जो नागरी दुबराज चावल की किस्म है, इसको जीआई टैग दिया गया, ठीक। अगला है गोंड पेंटिंग। तो ये गोंड पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? ये है आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित, मध्य प्रदेश से ये संबंधित है और इसे भी अभी जीआई टैग दिया गया था। और आखिरी है मरचा चावल। तो मरचा चावल कहाँ से है? तो ये है आपका बिहार से, इसको भी जीआई टैग दिया गया था। तो ये कुछ उत्पाद हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अभी जीआई टैग दिए गए हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। राज्य से, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लकड़ी की नक्काशी लद्दाख हो जाएगा, नागरी दुबराज चावल की जो किस्म है वो छत्तीसगढ़ से है, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश से और मरचा चावल बिहार से। अगला है विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 19 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। दोस्तों लीवर के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2023 की थीम क्या है विश्व लीवर दिवस की? तो लीवर हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी थीम रखी गई है। लीवर समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी देखभाल करना भी महत्वपूर्ण है। लीवर की समस्याओं के कुछ सामान्य लक्षणों में थकान, पीलिया, पेट में दर्द और सूजन शामिल है। तो जो ये लीवर है इसमें कुछ सामान्य लक्षण हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से लीवर के ये लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो ध्यान रखना है आपको कि लीवर दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल जो विश्व लीवर दिवस है वो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। साल 2023 की थीम क्या है? तो लीवर हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। अगला है जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने के लिए किस देश ने भारत की मदद मांगी है? तो भारत की मदद मांगी है नाइजीरिया ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नाइजीरिया स्वास्थ्य संकेतकों के मामले में अफ्रीका में सबसे खराब देशों में से एक है। उसने जन औषधि केंद्रों के समान स्टोर स्थापित करने के लिए भारत से मदद मांगी है। दरअसल दोस्तों हमारे देश में क्या है कि जन औषधि केंद्र जो है अभी खोले गए, ठीक है। और ऐसा सरकार का लक्ष्य था कि हर एक ज़िले में जो जन औषधि केंद्र हैं वो जगह जगह खोले जाएंगे। और ये काफ़ी जो योजना थी काफ़ी लाभदायक भी हुई, क्योंकि इसमें क्या है जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ हैं वो आपको काफ़ी कम दामों में मिलती हैं और जो दवाइयाँ होती है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो इससे क्या है जो गरीब लोग हैं, जो आम जनता है, उससे उन्हें जो है इससे काफ़ी लाभ मिला। तो अब ये जो नाइजीरिया है, तो भारत सरकार की जो योजना है जन औषधि केंद्र वाली, तो इसको जो है अपनाने के लिए इसने भारत से मदद मांगी है। जन औषधि योजना नवंबर 2008 में तत्कालीन सरकार द्वारा शुरू की गई थी और मई 2014 तक चुनिंदा राज्यों में केवल 80 जन औषधि स्टोर ही चल रहे थे। बाद में इसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रूप में नया रूप दिया गया। वैसे भारत में अगर बात करें 2008 में ये शुरू हुई थी जन औषधि योजना, लेकिन 2014 तक इसमें केवल 80 जन औषधि स्टोर खोले जा चुके थे देश में, ठीक है, सभी राज्यों में। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जन औषधि परियोजना को एक नया रूप दिया। इस नाम से इस योजना को शुरू किया गया और हर एक ज़िले में आप देखेंगे, हर एक ज़िले में आपको ये जन औषधि केंद्र देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो योजना है इसी को नाइजीरिया ने भारत से मदद मांगी है इसी योजना को लागू करने के लिए। अगला है अंडर 20 फीफा विश्व कप के मेजबान के रूप में इंडोनेशिया की जगह किस देश को चुना गया? तो इंडोनेशिया की जगह किसको चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अर्जेंटीना को।
दोस्तों अर्जेंटीना अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है, इससे पहले इंडोनेशिया को चुना गया था, लेकिन इंडोनेशिया के स्थान पे अब जो है अर्जेंटीना को चुना गया है। फीफा ने 29 मार्च 2023 को इंडोनेशिया को मेजबान के रूप में हटाने के फैसले की घोषणा की थी, जब देश के FA ने बाली में आयोजित होने वाले ड्रॉ को रद्द कर दिया, क्योंकि इसके गवर्नर ने इजराइल की टीम की मेजबानी करने से इनकार कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो गया है क्योंकि पहले इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाना था अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप का, और अब इंडोनेशिया को हटा करके अर्जेंटीना में घोषणा की गई है कि अर्जेंटीना में अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे कि अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा अर्जेंटीना। और दोस्तों अर्जेंटीना से ध्यान रखेंगे कि अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, तो ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की कैपिटल है। और अर्जेंटीना की करेंसी क्या है, तो अर्जेंटीने पीसो अर्जेंटीना की करेंसी है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछली वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में जारी EDR की रिपोर्ट के अनुसार योगी आदित्यनाथ पर कितनी संपत्ति है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट था, 1.55 करोड़ रुपए, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स ने इसका आंसर किया। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि सभी स्टूडेंट जो है आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश की कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। और दोस्तों सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि यूपी के क्वेश्चंस के अलावा भी जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।